जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 यानी कि जिसका अनाउंसमेंट 2024 में हुआ था। फॉर्म भरने स्टार्टिंग हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। यानी कि कंपटीशन की बात कर ली जाए तो लगभग एक जोन की बात कर ली जाए, यदि पर्टिकुलर एक जोन की बात करें तो लगभग 10 से 15 लाख एक जोन में फॉर्म जाने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि इस बार आपके 2 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो कंपटीशन इतना हार्ड होने वाला है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हमने इसको सोल्व करने के लिए यानी कि इसको आसान करने के लिए हमने एक सीरीज चलाई है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर यानी कि 2018-19 के जो एग्जाम हुए हैं, यानी कि 2018-19 भर्ती के, उनकी जो आंसर की है उसका सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। ओरिजिनल आंसर की आपके सामने लेकर आते हैं और एक वीडियो में 50 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और अभी तक हम इसमें 15 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 16 लेकर आए हैं। ये आपके लिए इतने हेल्पफुल रहने वाले हैं कि जितने की मेरे लिए वर्ष 2019 की वैकेंसी में 22 के एग्जाम हुए थे, जो 2022 में, ठीक है, उस समय रहे थे। ठीक है, जिस कारण मुझे लेवल 1 में जॉब मिली थी। ठीक है, तो ये आपके लिए भी इसी प्रकार हेल्पफुल रह सकते हैं। और इसी सीरीज में हमने एक सीरीज और चलाई है, जिसमें हम एनटीपीसी सीबीटी 1 है जो आपका, ठीक है, जिसकी ओरिजिनल आंसर की यानी कि जिसका सीबीटी 1 एग्जाम 2021 में हुआ था, उसकी ओरिजिनल आंसर की आपके पास लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, उसको भी हम सोल्व करा रहे हैं, आप उसको भी जरूर देखें और आपका काफी अच्छा प्यार मिल रहा है तो जाए हमारे चैनल पर और देखें सभी वीडियो को। हमने अब तक की इसमें 15 पार्ट लाए हैं, तो आप ये जरूर देखें जो ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 15 खरीदे 3 मुफ्त पाए की योजना में छूट प्रतिशत क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन है पर देखने में आपको लग रहा है कि आसान है, पर कभी कभी ये कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है, जो इसको पहली बार पढ़ता है उसकी समझ में थोड़ा आना ही मुश्किल है। और मैं इसको आपका यानी कि इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है, यानी कि इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, इसको करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो करना क्या है। अब इसने कहा है कि एक व्यक्ति को कि तुम 5 वस्तु खरीदो, कि मेरी दुकान से आओ 5 वस्तुएं खरीदे तो मैं तुम्हें 3 वस्तु फालतू दूंगा। ठीक है, कितनी वस्तु दूंगा? 3 वस्तु फालतू दूंगा। तो यानी कि क्या कहा कि इसने, यानी कि 5 रुपए की चीज है। ठीक है, 5 रुपए की चीज है, वो आठ रुपए की चीज के बराबर दूंगा, क्योंकि 3 फालतू दे रहा मैं आपको, तो टोटल कितना दूं मैं आपको? 8 रुपए दूंगा। ठीक है, तो 8 रुपए तो ये हुआ, और कितने मिलते फालतू? 3 रुपए गुणा 100। तो 3/8 का जब परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आता है? 37.5। तो 37.5 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बनने वाला है। तो ये दोस्तों इसको करने का सबसे आसान तरीका है और सबसे ही मतलब वैल्यूएबल तरीका है। आप इसको हमेशा यानी कि एग्जाम में छोड़कर चलते होंगे, पर आज से आप इसको छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 में कहा है कि निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये लास्ट में कहता है कि नहीं है, और हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि कौन सा जीवाणु जनित रोग। हम ये नहीं पढ़ते कि उसमें नहीं लिखा हुआ या है लिखा हुआ। तो देखिए, ये जो आपका एड्स है, एड्स आपका वायरस रोग है। कैसा है? वायरस। और सिफिलिस ये आपका बैक्टीरियाई रोग है। और आपका अक्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका, जिसको टीबी कहा जाता है, ये भी आपका क्या है? बैक्टीरियाई वाला रोग है। सुजाक आपका गिनोरिया, ये भी आपका बैक्टीरियाई रोग है। ठीक है, तो ये टोटल जो 3 है ये आपके बैक्टीरियाई है, और एड्स क्या है आपका? ये वायरस रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा 1। ठीक है, एड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप भुजे चूने का बनना कि किसका उदाहरण है। तो ये किसका है? संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 यानी कि जैसे कि हमने क्या किया कि AB प्लस BC, तो जब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनेगा? AC प्लस BB। ठीक है, या BD कर देते हैं BB, तो ये क्या होगा? इसमें जाकर संयोजित हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर रहने वाला है।
क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 4 में कहा है कि 2022 में किस एनआरआई, ठीक है, एनआरआई को मरणोपरांत वैज्ञानिक इनके विज्ञान और अभियांत्रिक क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी कि जो आपका विज्ञान और ये अभियांत्रिक, ठीक है, इसके क्षेत्र में जो आपको पद्म विभूषण दिया है वो किसको दिया गया है, तो ये है संजय राजाराम को। तो संजय राजाराम इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि 2 3 4 के का माध्य के है, तो बहुलक ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, और माध्य क्या है कि हमें पहले के की वैल्यू निकालनी होगी। तो के की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका माध्य का फॉर्मूला होता है वो टोटल योग संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, ठीक है। तो संख्याओं का योग कितना है, यानी कि 2 + 3 + 4 + के अपॉन टोटल संख्या कितनी होगी 4, बराबर किसके है, ये के के, क्योंकि माध्य किसने दिया है इसने के। तो ये 4 के बराबर हो जाएगा आपका 4 3 7, 7 और 2 9, 9 + के, ये कितना हो जाएगा 9 + के, ये के इधर जाएगा, क्या बचेगा 3 के बराबर, 3 के बराबर हो जाएगा 9 के, और के बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के। तो के बराबर क्या आ जाएगा आपका 3, तो जहां के है वहां क्या रख देंगे 3। अब हमको निकालना है इसका बहुलक, और बहुलक क्या होता है, वह संख्या जो अधिक बार देखने को मिली हो, यानी कि अधिक बार इसमें देखने को आई हो। तो 2 पूरी सीरीज में एक बार है, क्योंकि अब सीरीज क्या बन गई 2 3 4 3। तो देखिए 2 कितनी बार, एक बार, 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 अधिक बार है यानी कि 2 बार है, फिर 4 एक बार है, तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा 3 होगा। तो 3 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि निम्न में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है, तो ये कब होता है, जब या तो छड़ चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर, या फिर बंद कुंडली को छड़ के चुंबक की ओर लाने पर। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम या तो छड़ को चुंबक की कुंडली की ओर लेकर जाए या चुंबकीय कुंडली को छड़ की ओर लेकर आए, तो तब इन दोनों स्थिति में क्या होगा, ये होगा एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि दिए गए आरेख ध्यानपूर्वक पढ़े, ठीक है, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इसने कहा है कि ऐसे कितने लेखक है जो चित्रकार भी है किंतु पत्रकार नहीं। अब देखिए चित्रकार और पत्रकार कौन से है, ये आपको ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला, तो ये क्या है पत्रकार है, ठीक है। और ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला है लेखक का, तो ये कौन सा है लेखक का, ठीक है। देखिए यदि आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए ये आपका चित्रकार हुआ, ये पत्रकार हुआ, ये लेखक हुआ, तो ठीक है। तो देखिए अब इसने कहा है कि ऐसे कितने लेखक है, यानी कि ऐसे कितने लेखक है जो चित्रकार है, यानी कि चित्रकार है पर पत्रकार नहीं है। देखिए सिर्फ इतना ही भाग हमको लेना है, कितना, ये कि ये पत्रकार वाला भाग जिसमें है ये छोड़ के बाकी जो चित्रकार और पत्र यानी कि इनका लेखक का है वही होगा। तो ये कौन सा है 12, तो 12 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो देखिए भाग 3 में, तो भाग 3 में क्या है मूल अधिकार, जो आपके मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है जो आपके, वो किस में है भाग 3 में, किस में है वो भाग 3 में, ठीक है। तो भाग 3 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का संसूचक करता है, तो ये किसका करता है धारा का। देखिए जब गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होती है, यानी कि गैल्वेनोमीटर को जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो वो क्या बताता है परिपथ में, वो बताता है कि धारा की मात्रा कितनी है, ठीक है, धारा की मात्रा को वो बताता है, उपस्थिति बताता है धारा की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि निम्न में कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है, तो भारत में कौन सा है ये महाबोधि मंदिर, तो महाबोधि मंदिर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि ये आपको दिया है कि I बराबर 7/3 जे के, और जे बराबर दिया है आपको
4/5 के। तो इसने कहा है कि आई जे के का मान बताना है। तो देखिए आई बटे जे बराबर कितना हो जाएगा 7/3 और जे बटे के बराबर किसके हो जाएगा, जे बटे के हो जाएगा आपका 4/5। तो हमको निकालना है आई जे के। तो जब हम आई जे के अनुपात निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, यानी कि 7/3 सॉरी देखिए ये कैसे निकलेगा 7/3 और 4/5। तो इसकी गुना इसमें 7 चौक 28, फिर 3 चौक 12/12, फिर 5 दिया 15/15। तो 28 12 15 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कहा है कि ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के परिसर में आर्किडेरियम और आर्किड उत्पादन इकाई की स्थापना डैश राज्य में की जाने वाली है, जिसमें दुनिया भर में पाई जाने वाली आर्किड की 17,000 प्रजातियों में लगभग 3,000 को शामिल किया गया। देखिए ये कहाँ पर है, ये है मेघालय में। तो मेघालय में आपकी एक मतलब संस्था बनाई जा रही है जिसमें हम आर्किड की 17,000 प्रजातियों में से 3,000 प्रजातियों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 में कहा है कि एक राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर 8 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि इस राशि को वास्तव में इसे निवेश की गई 8% अधिक वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की जाई हो तो 8 वर्ष की अवधि के अंत में ब्याज मिलेगा आपको 4,000 रुपये अधिक मिलेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि मूलधन क्या था। देखिए मूलधन की बात की है प्रिंसिपल की, तो माना उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, पी है, कितना है, पी है, और पी है और 8 समय है, वर्ष कितना है, 8 वर्ष है, और जो इसको इंटरेस्ट यानी कि रेट दी है वो कितनी दी है इसने 8%। सॉरी 8 वर्ष, ये 8% अधिक वर्ष ये दी है आर की, कितनी दी है R% की। ठीक है, तो ये R% दी है बटे 100 माइनस, फिर इसने कहा है कि यदि इस राशि को वास्तव में इसे दी गई निवेश राशि से 8% अधिक वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि इसी राशि को यानी कि पी को, ठीक है, 8 वर्ष के लिए ही और R प्लस 8% वार्षिक ब्याज की दर से इसको दी होती तो इसको 4,000 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो अब हम इसको सोल्व करना है, तो नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 8PR। तो 8PR माइनस ये हो जाएगा आपका 8PR माइनस के 8PR और माइनस के हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 8P, यानी कि 8 8 ये हो जाएगा, यानी कि 8 8 64, तो ये हो जाएगा 64P। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा आपका 4,000 के। तो देखिए इससे ये कटेगा तो ये 64 बचेगा, ये 4,000 उधर चले जाएगा। तो जब हम इसको काटेंगे 4 से काटेंगे ये कटेगा आपका 16 चौका 64 हुआ। अब हमको काटना है 10,000 को काटना है 16 से। तो जब हम 16 से काटेंगे तो 16 छिकिम 96, 16 छिकिम 96, कितना बचा 4, 16 दूनी 32, कितना बचा 8 और 16 पंजे 80 और 1 0। ठीक है, तो 6250 इसका राइट आंसर रहने वाला है। 6250 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस ये तरीका सबसे आसान है इसको सोल्व करने का, और ये बेसिक तरीका भी है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा पद वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से संबंधित। देखिए आपको ये दिया है, एक पैटर्न दिया है, आपको इसको पढ़ना है, इसको समझना है, और जैसे कि पहला पद यानी कि पहला पद दूसरे संबंधित है और चौथा पद पांचवें से, तो दूसरा पद तीसरे से संबंधित होगा, ये आपको बताना है। यानी कि जो 15 का संबंध है वो किससे है, 49 13 से। इसी प्रकार 11 का संबंध किससे है, 21 97 से। ठीक है, तो 21 97 से संबंधित, तो हमको बताना है कि 8 का संबंध किससे होगा। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होता है कि इसको देखना है कि 15 से ये संख्या बनी है तो ये संख्या मल्टीपल में होगी या स्क्वायर रूट में होगी। ठीक है, तो देखिए यदि हम 15 का 4 करें, यानी कि ये होता है आपका, यानी कि ये हो गया 15 है और ये 11 है, क्या इससे ये 15 से कटेगा, तो देखते हैं 15 तिया 45,
15 तिया 45, तो 15 तिया 45 हुआ, कितना बचा 4 बचा, 15 दूनी 30, ठीक है 30 कितना हुआ 11 बचा, और हो जाएगा आपका 15 7 105। तो ये इस पैटर्न को यानी कि नहीं फॉलो कर पा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यानी कि इसका क्या तरीका है। यदि हम 15 का स्क्वायर करें, 15 15 225 और फिर 15 की गुणा करें तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 75 यानी कि 7, और 15 दूनी 30 और 7 37, 3 और 15 दूनी 30 और 3 33, तो ये 33 75 आएगा, 33 75। तो 49 13 हमको बनाना है, इसमें 49 13 बनाना है, तो ये भी असंभव है, ठीक है। तो क्या पैटर्न हो सकता है ये हमको उसमें देखना है। एक बार हम इसको ये भी चेक करते हैं कि क्या इनके अंकों का योग 15 के बराबर है। 4 9 + 1 + 3, तो 9 और 4 13, 13 और 3 कितना हुआ आपका 13 और 3 हुआ, ये हुआ आपका 16, 16 और 1 17। यदि हम 16 में से घटाए तो 17, तब भी हो सकता है। जैसे यानी कि 2 + 1 + 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 10 - 9, यानी कि ये भी असंभव है। तो देखते हैं नेक्स्ट कोई पैटर्न बनता है। देखिए अभी थोड़ा सा दिमाग में कुछ ऐसा है कि पैटर्न क्या इसका ये बन सकता है। तो देखिए पैटर्न क्या हो सकता है, जैसे 15 है, 15 और हमको बनाना है 49 13, यानी कि कहीं ना कहीं हमको क्यूब लेना है किसी चीज का। तो ये देखना है कि क्यूब किसके लास्ट में, ये 3 किसके लास्ट का क्यूब है। तो ये यदि हम 17 का ले तो इसमें +2 करें तो ये हो जाएगा 17, तो 17 17 कितना होता है आपका 279, और जब हम इसकी फिर से 17 में गुणा करेंगे तो 17 9 133, ठीक है 17 9 153 सॉरी, और 15 ये, और 17 8 कितना हो गया, तो 17 8 126, 126 15 कितना हो गया आपका 141, 141 14, ठीक है, और 17 दूनी 34, 34 14 49, ठीक है 34 15 49 सॉरी कितना हो जाएगा 49। तो यानी कि ये इस चीज को फॉलो करता है। इसी प्रकार हम अब 11 का देखते हैं, तो 11 का करेंगे 11 2 13, 11 2 13, तो 13 13 कितना होता है 169, फिर इसकी गुणा हम 13 में करेंगे तो 13 9 कितना होता है, 13 9 117 11, 13 6 78, 78 11 कितना हो गया आपका 89, ठीक है, और 13 कम 13 और 13 और 8 कितना हो गया 21। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो करता है। अब देखते हैं हम इनमें से ये 8 को लेते हैं, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, और जब हम 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1000, तो 1000 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये इसको करने का तरीका होता है, थोड़ा थोड़ा दिमाग यानी कि जो अचानक से यानी कि कुछ दिमाग में आ जाए तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखना होगा, ठीक है। तो देखिए उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए यदि हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस ऐसा होता है और हमको प्रतिबिंब कैसा लेना है उल्टा और बड़ा, तो ये जितना हम इसके नजदीक जाएंगे यानी कि जितना हम दर्पण के नजदीक जाएंगे, देखिए ये इस पे ऐसे टकराएगी और टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी, फिर दूसरी रेखा इस पे टकराएगी और ऐसे ये, यानी कि वस्तु तो यहाँ पर है और प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो ये किस स्थिति में, अवतल दर्पण की स्थिति में, तो अवतल दर्पण में सी और एफ, तो सी आपका यहाँ पर होता है और एफ कहाँ पर होता है यहाँ पर, ठीक है, और ये होता है आपका पी। तो इन दोनों के बीच में जब वस्तु होगी तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु सी पर है तो सेम प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जितनी वस्तु होगी उतना ही प्रतिबिंब इसमें बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि ये आपको 3 कथन दिए हैं और उनके बाद 3 निष्कर्ष दिए। निष्कर्ष यानी कथन को सत्य मानते हुए सही निष्कर्ष की पहचान कीजिए। तो देखिए इसने कहा कि कुछ अंडे गेहूं हैं, कुछ फल अमरूद है, सभी अमरूद नींबू है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको थोड़ा सा बस समझने की दिक्कत होती है। देखिए इसने कहा है कि कुछ अंडे गेहूं है, माना ये अंडे हैं, ठीक है, मैं हमेशा अपने हिसाब से इनको यानी कि इनके नाम रखता हूँ, ठीक है। तो इसने कहा कि कुछ अंडे गेहूं हैं, तो ये गेहूं है, ठीक है, जी से कर दिया। कुछ फल अमरूद है, तो ये देखिए कुछ फल, अब ये फल वाला पोर्शन अलग है, तो ये कुछ फल हुए, ये फल हुए, और इसने कहा कि कुछ फल अमरूद है, तो इनका कुछ फल अमरूद है, तो ये अमरूद हुए एम, ठीक है। इसके बाद इसने कहा है कि सभी अमरूद नींबू है, तो सारे ही अमरूद क्या हुए नींबू हुए,
तो ये वाला सारा पोर्शन क्या हुआ, नींबू हुआ। तो अब इसके निष्कर्ष है और निष्कर्ष को पढ़ना है और सही की पहचान करनी है। तो किसने कहा कि कुछ फल गेहूं है, क्या कुछ फल इधर है गेहूं इधर है, तो इनके बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हुआ गलत। इसके बाद कहा कि कुछ नींबू फल है, क्या कुछ नींबू फल है, बिल्कुल ये नींबू वाला का बाहर है, बाहर इसमें को निकल गया फल मगु, ठीक है, इसका जो एरिया है। तो या तो ये बात सत्य हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि निष्कर्ष नंबर 2 सही है अभी तक। इसके बाद कुछ अंडे अमरूद है, तो अंडे इधर है और अमरूद इधर है, तो इनमें भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं, तो ये भी गलत हुआ। तो यानी कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो निष्कर्ष सेकंड है वो इसका अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बताए बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर जाने पर श्रृंखला के अधिक स्थान को भरने में पूर्ण हो जाएगी। देखिए आपको इसमें इधर से इधर चलना है और बताना है कि इसमें खाली स्थान पर क्या आएगा। जैसे MNO तो कहीं ना कहीं P आएगा, क्योंकि P लास्ट में है, O के बाद क्या है P है, यहाँ से पहचान कर लेंगे हम कि O के बाद क्या है P है, ठीक है। तो यहाँ पर P आया, फिर N के बाद क्या है, N के बाद O है, क्योंकि MNO फिर P फिर MNO, यहाँ पर आएगा O फिर क्या आएगा P फिर MN। देखिए यानी कि सबसे पहले P आया, फिर MNO आएगा, फिर P आएगा, फिर MN फिर O आएगा, फिर P आ गया, फिर M और N आएगा। तो देखिए इसमें PO यानी PO MN, तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि किस चुंबक को यानी कि किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है सेम इसी पैटर्न पे, ठीक है। कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है, प्रेरित धारा में इनमें से किस कारक निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती। तो ये किस पर निर्भर नहीं करती, कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, तो इस पर ये निर्भर नहीं करती। ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। देखिए इसने कहा कि 3 सेब यानी कि 3 किलो सेब और 4 किलो संतरे का जो मूल्य है वो कितना है, 210 रुपए है। माना सेब X है और संतरे Y है, तो 3 केजी सेब का प्राइस X हुआ और 4 केजी संतरों का जो प्राइस हुआ वो Y हुआ, और टोटल इनका है 210 रुपए। इसके बाद 5 केजी और 2 केजी संतरे, तो 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y बराबर कितना है आपका 175 के, ठीक है। तो यहाँ से हम x y का मान निकाल लेंगे। हमको पूछा है कि 1 किलो सेब का, तो सेब क्या मानी है हमने x, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम y को काटना होगा, तो y को काटने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी 4 हो जाएगा और उधर भी 4 हो जाएगा, और माइनस करने पर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। गुणा यहाँ पर भी 2 की होगी, तो ये कट गया क्योंकि 2 दूनी 4 हुआ, ये 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 3। 10 में से 3 गया कितना बचेगा, माइनस के 7x बराबर ये 175 दूनी कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका यानी कि ये हो जाएगा आपका यानी कि 200 300 और 350, ठीक है, 350 हो जाएगा आपका, ये 350 हुआ। और इसमें से क्या करेंगे हम 210 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये 5 में से गया 4 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। ये आया 100 माइनस के 140 आया, तो माइनस से माइनस कटा, 7 से कटेगा 2 बार यानी कि 2 20, तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 20। तो जो इसका मान पूछा है इसने 1 किलो सेब का मूल्य वो कितना है 20 रुपए पर केजी, तो 20 रुपए पर केजी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 भी आपका आसान क्वेश्चन है, यानी कि आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है और सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि क्रम यानी कि जो आपकी ये होती है सीरीज उससे संबंधित क्वेश्चन है। इसने कहा कि एक पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 50 है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके 50 हैं। अब इसने कहा कि अंकित पंक्ति के आरंभ से 19वें स्थान पर है, तो इसका अंतिम से क्या स्थान होगा। देखिए जो स्टार्टिंग से है वो स्थान है इसका, इस शुरू से स्टार्टिंग से इसका स्थान है 19वां और लास्ट से पूछा है हमको, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या कि टोटल बराबर इनके स्टार्टिंग प्लस लास्ट माइनस 1, ठीक है, ये होता है। तो स्टार्ट यानी टोटल कितने हैं 50 और स्टार्टिंग में कितने हैं 19 और प्लस लेफ्ट से निकालने हैं -1 राइट से हो गया, तो ये हो जाएगा आपका
50 और 1 51, और 51 माइनस 19 कितना हो जाएगा, तो 51 माइनस 19 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 32। तो 32 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कहा है कि निम्न में कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा गठित समूह में से एक नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है उनमें से एक नहीं है, इनमें से बाकी ये सब है। तो ये आपका शहरी मंडल बैंक, ये इसमें संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि यदि मेंडल ने F2PD का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। तो देखिए इसमें क्या होता है, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। तो डायोप्टर का राइट आंसर रहेगा P बराबर 1/F के होता है। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/F के। मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, तो ये अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो डायोप्टर इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि यमुना और उसकी बेटी सात्विका की औसत आयु 21 है, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है। देखिए यमुना और सात्वी, इनकी जो औसत आयु है, तो औसत आयु निकालने के इनका योग गुणा संख्या, तो योग कितना है इनके योग का 21, और दोनों की संख्या कितनी है 2, तो 21 दूनी 42। ठीक है, कितना है 42, और जो इनका अनुपात दिया है वो दिया है 5:7, यानी कि एक की आयु 5 है तो दूसरी की आयु 7 है, सॉरी 2 है। कितनी है 2। अब इनका अनुपात निकालना है, तो 5 और 2 7। हमको पहले की आयु निकालनी, तो 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 चिन्ह 42, 6 पंजे 30, और इसी प्रकार 42 गुणा 2/7, तो 7 चिन्ह 42, 6 दूनी 12। इसने पूछा है कि सात्विका यानी कि इसकी लड़की की आयु कितनी है, वो है 12 वर्ष। तो 12 वर्ष इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 25, इनमें से कौन सा लवण प्रत्यम्लों का एक सक्रिय संघटक होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है NaHCO3। तो NaHCO3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सोडियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है। तो ये कौन सी है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। तो ये इनसे संबंधित नहीं है, क्योंकि दांडी मार्च आपका कब हुआ था, 1930 में। और आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में, और अमृतसर जल में यानी कि अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में, और ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखते हैं। 27 आपका यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। आपको एक इक्वेशन दी है, इसमें कहा है कि ये आपको गुणांक A B C के मान आपको इसमें बताने हैं। तो देखिए HNO3 प्लस BCaOH का होल ट्वाइस, और इसमें दिया है कि CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस CH2O। तो इसमें बताना है हमको A B C का मान बताना है। तो देखिए H कितने हैं इधर, अभी हमको पता नहीं। इधर कितने हैं, तो इधर है आपके ये 2 है। इधर कितने हैं, यानी कि बी के साथ में H कितने हैं, 2 है, क्योंकि होल ट्वाइस बाहर हुआ है। तो हम सबसे पहले हम A की ही वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना है A की वैल्यू, तो इधर कितने हैं 2 है। इधर कितने अभी पता नहीं, पर इधर कितने हैं, इधर है हमारे अभी जो हम C का मान यहाँ लेंगे, जो हम C का मान यहाँ लेंगे वही इधर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि यदि हम इसको 2H2O करें, 2H2O, तो जो C का मान आएगा वो आएगा हमारा 2। तो C का मान कितना आएगा 2। ठीक है, तो अभी इधर H कितने हो गए, 4 हो गए। A का मान कितना हुआ 2, तो A का मान भी कितना हुआ 2, क्योंकि 2 ये हुए H और 2 ये हुए, तो 2 और 2 कितना हुआ 4। अब हमको निकालना है किसका मान, B का। तो B का निकालने के लिए अब हमको देखना है कैल्शियम कितने हैं यहाँ पर कितना है 1 है, और यहाँ पर भी कितना है अभी हमको यानी कि पता नहीं। तो जब इधर 1 है तो इधर भी 1 ही होना चाहिए। तो B का मान कितना हुआ 1, तो 2 1 2 2 1 2 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यानी कि 2 2 इसका राइट 2 1 2 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। ठीक है, संतुलित करना होता है इनको। क्वेश्चन नंबर आपका 28, 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि जो 2011 की जनगणना है उनके आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से
किस भाषा के बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये किसकी है? बांग्ला। तो बांग्ला इसका राइट आंसर रहेगा। तो ठीक है, बांग्ला यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी है आपकी? बांग्ला। तो बांग्ला इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो 29 में कहा है कि 1955 में करवे समिति नामक एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा इनमें से किसकी अनुशंसा की गई थी? तो ये किसकी की गई थी? ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। तो जो ग्रामीण विकास के उद्देश्य है उनसे लघु उद्योगों को क्या देना था? इसमें बढ़ावा देना था। तो यही इसका क्या था? मोहन मैथ्यू था, यानी कि जो इसका, ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपस में सुमेलित नहीं है। तो नीम अल्पाइन क्षेत्र, ठीक है, नीम कहाँ पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में, ये गलत है। अंजीर कहाँ पाए जाते हैं? मालाबार तटीय अंडरवन में। भारतीय चंदन कहाँ पाए जाते हैं? दंकर पठार में, ये भी सही है, ये भी सही है। और चीड़ कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय उपोष्ण कटिबंधीय वन में, ये भी बात सही है। लेकिन नीम कहाँ पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में, ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्र में अधिकतर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है और द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि x² - 6x + 5 के मूल क्या होंगे? तो इसमें हमको इसके मूल बताने हैं। तो x² - 6x + 5। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। इसके करने के दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट आप इसके फैक्टर कर लीजिए, या फिर इसमें यदि आपके फैक्टर नहीं होते तो आप इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसके फैक्टर क्या करना है कि जो ये लास्ट में दिया है 5, तो 5 के ऐसे गुणनखंड की गुणा करने पर तो 5 आए, लेकिन जोड़ने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए। तो 5 की 5 कम 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। तो देखिए ये बात इसको सेटिस्फाई कर दी है। अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्व करने का तरीका क्या है कि जैसे x² हुआ माइनस हो जाएगा आपका 5 + 1 x, ठीक है, और प्लस 5। तो x² - 5x - 1x + 5। यहाँ से क्या करूँ? कॉमन लेंगे हम, x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? x - 5, और यहाँ से क्या लिया? 1 कॉमन लिया तो ये बचेगा x - 5। तो इनमें से एक तो क्या आ जाएगा? x - 5 आ जाएगा, और आ जाएगा एक x - 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 और 1। तो 5 और 1 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, इसको करने का आसान तरीका है। जल्द ही मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें यानी कि द्विघात समीकरण होती है, जो इसमें रेलवे द्वारा बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं द्विघात समीकरण की फुल एक वीडियो लाऊंगा मैराथन, जिसमें टोटल यानी कि आपके जो कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग बुक से जितने भी कॉन्सेप्ट लिए गए हैं वो सभी हम शॉर्ट ट्रिक में भी और लॉन्ग मेथड से भी आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो द्विघात समीकरण की हम कुछ जल्द ही वीडियो लाएंगे। ठीक है, एक पार्ट यानी कि अभी हम क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज आपकी एक वीडियो लाएंगे, जिसमें मैराथन वीडियो लेंगे। ठीक है, जिसमें उसका बिल्कुल यानी कि जड़ से उसको खत्म करेंगे एक बार में, एक वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32 में कहा है कि संख्या 4 7 9 8 1 2 3 5 6, ये आपको एक संख्या दी है, बाएं से दाएं गिनने पर सम स्थानों पर रखे गए अंकों का योग क्या होगा? तो हमको सम स्थानों पर रखे अंकों का योग बताना। तो जैसे क्या है? 4 7 9 8 1 2 3 5 6। ठीक है, तो ये तो हुआ 1, ये हुआ 2, ठीक है, ये हुआ 3, ये हुआ 4, और ये 5, ये हुआ 6, ये 7, तो ये हुआ आपका 8। तो इनको जोड़ना है जो सम स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पर कितना है? 7, यहाँ पर कितना है? 8, और फिर यहाँ पर कितना है? 2, और यहाँ पर कितना है? 5। तो देखिए 7 और 7 14, 14 और 8 कितने हो गए? 8 14 8 22। तो 22 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा कि किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्से में 400 वर्ष पहले कुल्ह नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई? तो ये कहां पर की गई? ये हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है कि दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उनमें अनुपस्थित संख्या के स्थान पर क्या आएगा उसकी पहचान कीजिए। तो देखिए जैसे ये 22 दिया है, क्या दिया है? 22। तो 22 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? 484। ठीक है, इसके बाद 202 इसका स्क्वायर करा तो ये कितना आएगा? 40804। तो इसी प्रकार इसका करेंगे हम यानी कि 2002 का, तो ये कितना आ जाएगा? 4000
डबल जीरो, क्योंकि यहाँ पर डबल जीरो है, फिर 8, फिर डबल जीरो, फिर 4। अब हम इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर कितना आ जाएगा ट्रिपल जीरो, फिर 8, फिर ट्रिपल जीरो, ठीक है, फिर ट्रिपल जीरो आई, फिर क्या आएगा 4। तो यहाँ पर 2 यानी कि 2 ट्रिपल जीरो 8 ट्रिपल जीरो 4, तो ये किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में। तो एक इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये इसको करने का तरीका होता है, ठीक है, पहचानना उस पैटर्न को सोल्व करने का तरीका। अब देखिए जो रेलवे अधिकतर पूछते हैं यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। इसने कहा कि 7 व्यक्ति ABCDEFGHIJK ये एक पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की ओर मुख करके। तो ये एक पंक्ति है, इसमें उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, तो हम 2 पंक्ति बनाएंगे, एक बार ई को यहाँ रखेंगे और एक बार ई को इसके साथ रखेंगे इधर। तो इसने कहा कि बी ई के ठीक बगल में नहीं है, तो यानी कि बी ई के साथ नहीं है, ठीक है। अब इसने कहा है कि ए और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति है, तो 1 2 3 किसके मध्य है, ए और ई के, तो ए यहाँ पर हुआ, ठीक है, मध्य केवल 3 व्यक्ति है। ए जी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, जो ए है ना वो जी के दाईं और किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो जी कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, तो 1 2 ये दायां दूसरा स्थान हुआ। एच न तो ए और न ही बी के ठीक बगल में है, ठीक है, एच न तो ए के साथ है और न ही बी के साथ है। के डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, के जो है के वो डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा, तो डी कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ स्थान पर है। के दाईं और कितने व्यक्ति है, के दाईं ओर, तो के का दायां कितना है, ये इसमें यानी कि इसने कहा कि के डी के दाईं ओर, अच्छा के है जो आपका डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो देखिए डी यहाँ पर है, तो एक व्यक्ति इनके बीच में है, तो के कहाँ होगा, यहाँ पर, क्योंकि इसका दायां हुआ डी का ये। अब इसने कहा कि के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, तो के से इधर कितने व्यक्ति है, कोई भी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये टोटल इसमें व्यक्ति आ जाएंगे और इसके इधर कोई व्यक्ति नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। इसने कहा कि दाईं ओर के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, तो यानी कि ये इसको फॉलो नहीं करता है। दूसरी यानी कि सिचुएशन बनाएंगे इसमें, देखिए ई किधर रखा हमने, इस साइड रखा, ई किधर रखा, इस साइड, तो बी ई के ठीक बगल में नहीं है, तो बी ई के ठीक बगल में नहीं है। ए और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति है, तो ए और ई के मध्य, तो ए कहाँ हुआ, यहाँ पर, ए और ई के बीच में 3 व्यक्ति है। ए जी के दाईं ओर ठीक दूसरे स्थान पर है, ए है जो जी के दाईं ओर ठीक दूसरे स्थान पर है, तो जी कहाँ होगा, यहाँ पर इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एच न तो ए और न ही बी के साथ है, तो कहाँ हुआ, एच यहाँ पर होगा, ठीक है, और बी कहाँ होगा, यहाँ होगा। के डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो जो के है वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो के इधर हुआ और डी इधर हुआ, तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो इसने पूछा है कि के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, सॉरी, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 व्यक्ति हुए। और इधर कौन होगा आपका के, इधर कौन हुआ के, और यहाँ हुआ डी, क्योंकि इसके दाईं ओर है, ठीक है। अब इसने कहा है कि के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो के दाईं ओर सिर्फ एक व्यक्ति है, वो भी ई, तो ई इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, तो ये आपको दिया है, इसको सरल करना है। तो देखिए 3 एक्स स्क्वायर की पावर 5 है बटे 6 एक्स यानी कि 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको 6 की पावर या तो माइनस में लिख देंगे या फिर इसको स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए, तो जब हम 3 की पावर 5 करेंगे, 3 की पावर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, देखिए 3 3 9 27 81 कितना हो जाएगा 243, तो 243 गुणा एक्स की पावर 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और नीचे क्या होगा आपका, ये 6 है, तो 6 छिंग 36 हो जाएगा, 6 छिंग 36, और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगी माइनस की 4, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी प्लस की। तो देखिए पहले हमको इसको 3 से काटना है, तो 3 से यानी कि 9 से काट लेंगे, तो 9 चौक 36, 9 9 दूनी 18,
और 9 सत्ते 63, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27 x की पावर 14, क्योंकि ये ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या बचेगा 4, तो 27 x की पावर 14 बटे 4 इसका राइट आंसर रहेगा। ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका वही सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। स्केल, पेन, टेप, रबड़ और पेंसिल आदि विभिन्न वस्तुओं के 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक करके रखा गया, किंतु यह नहीं कि वह इसी क्रम में हो, ठीक है। पेन के डिब्बे को सबसे ऊपर रखा गया है, तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और यानी कि 5 है, तो 1 2 3 4 5। इसने कहा है कि पेन के डिब्बे को सबसे ऊपर रखा गया है, तो सबसे ऊपर कौन है, पेन, ठीक है। केवल रबड़ के डिब्बे को पेंसिल के डिब्बे से यानी कि पेंसिल के डिब्बे और स्केल के डिब्बे के बीच में रखा गया है, ठीक है। किसको, रबड़ को। यदि हम यानी कि ये यहां पर है पेंसिल, यानी कि इसने कहा है कि केवल रबड़ के डिब्बे को पेंसिल और स्केल, यानी कि यदि स्केल यहाँ पर है तो रबड़ कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, और यहाँ पर क्या होगा आपका, ये होगा पेंसिल, क्या होगी, पेंसिल, ठीक है। स्केल के डिब्बे के नीचे केवल एक डिब्बा है, तो यानी कि स्केल के डिब्बे के नीचे भी एक डिब्बा है, तो स्केल को यहाँ रखना होगा, रबड़ को यहाँ रखना होगा और पेंसिल को यहाँ रखना होगा, ठीक है। और इसके नीचे एक डब्बा बचा जो कि आपका किसका हुआ, ये हुआ आपका टेप का, तो ये हुआ टेप का। अब इसने कहा कि पेंसिल के डिब्बे के ऊपर, पेंसिल के डिब्बे के ठीक नीचे कौन सा डिब्बा है, तो पेंसिल के डिब्बे के नीचे कौन सा है, रबड़ का, तो रबड़ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि अवनीश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुनी है। तो देखिए इनको करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही आसान होता है। अब इसने कहा है कि अवनीश की आयु उसके पुत्र रविंद्र की आयु की 5 गुना है। देखिए ये तो हुआ अवनीश और ये हुआ रविंद्र, ये अवनीश इसका पिता है, किसका, रविंद्र का, तो हमेशा पिता बड़ा होगा। ये कितना है, 5 वर्ष का, और ये कितना है, 1 वर्ष का, क्योंकि 5 गुना है। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी होगी। तो अविनाश की जो आयु है, अविनाश है जो, इसकी आयु कितनी है, 4 है, और इसके पुत्र की आयु कितनी है, 1 है। कितने वर्ष बाद, ये है 4 वर्ष बाद। अब इनका जो अंतर है वो क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे। यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का, और यहाँ पर कितने का, 4 का। तो इस 4 की गुणा है वो हम इसमें करेंगे और इसमें, और इस 3 की गुणा इसमें और इसमें करेंगे, तो ये क्या आएगा आपका, यानी कि 5 तिया 15 अनुपात 3 एकम 3, और ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 4 एकम 4। तो देखिए अब इनमें जो अंतर आया दोनों में 1 का और इधर भी 1 का है, तो जो 1 की वैल्यू दी है वो आपको 4 दी है, 1 की वैल्यू 4 दी है। अब हमको पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का औसत कितना है, तो ये है वर्तमान आयु और ये है 4 वर्ष बाद की आयु। तो वर्तमान आयु क्या है, ये है आपकी, तो ये कितनी है, 15 3 18, कितनी है, 15 3, जब हम 15 + 3 18 और 18 को 2 से भाग देंगे तो इनका क्या आ जाएगा, औसत। तो औसत कितना आया, 9, और 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 36, तो 36 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये सबसे आसान तरीका है इनको करने का। देखिए ये बहुत ही और आसान क्वेश्चन है और पूछे जाने वाले अधिकतर क्वेश्चन है। तो दी गई आकृति में त्रिभुज ABC और ADE समरूप है, तो ABC और ADE ये क्या है, एक प्रकार से समरूप है। तो इसने कहा कि यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, किसका, ADE, यानी कि ADE छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना है, 18 है, और बड़े वाले का क्षेत्रफल इसने पूछा है, ठीक है। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल माना x हुआ, कितना हुआ, माना x हुआ, या हम इसको a भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि जो छोटे वाले की भुजा है वो कितनी है, 3 है, कितनी है, 3 है, और बड़े वाले की भुजा कितनी है, बड़े वाले की भुजा होगी 3 और 2 5 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जब क्षेत्रफल निकालते हैं ये आपकी एक थ्योरम होती है आपकी, यानी कि संगत भुजाओं का स्क्वायर बराबर उनके क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कि ये से बात कर ली जाए हम कि AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर छोटे वाले का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ किसका, ADE का अपॉन किसका, बड़े वाले का ABC का,
ठीक है, ये आपकी एक थ्योरम होती है, इसको करना होता है। अब देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18/a बराबर 3 या 9/25। 9 से काटेंगे 2 बार, 9 दूनी 18 और 25 दूनी कितना आ जाएगा 50। तो a बराबर क्या आएगा आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में कहा है कि ये आपको यानी कि वही आपका ये पद इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये किससे होगा। देखिए एस से क्या हुआ यानी कि इधर बना, और टी से ये बना, एस से क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए जब एस से एच बन रहा है तो इधर भी एस से कहीं ना कहीं एच बनेगा। ठीक है, तो एच बना, इसके बाद फिर क्या बनता है यानी कि सी। तो सी को देखते हैं कहाँ से, सी यानी कि सी का देखते हैं, जैसे सी यहाँ पर है, इधर चौथे नंबर पे है, तो इधर चौथे नंबर पे क्या होगा एक्स हुआ, तो ये इससे रिलेटेड हो गया। इसके बाद फिर एच देखते हैं, तो एच इधर पहले नंबर पे है, इधर देखिए तीसरे नंबर पे है, लास्ट से तीसरे नंबर पर, और इधर लास्ट से तीसरे नंबर पर क्या है आपका एस है। तो ये हुआ एस हुआ, क्योंकि इधर देख सकते हैं एच किससे संबंधित है, एस से संबंधित है। तो एच एक्स एस ये अभी सिर्फ इन दो में है, 4 और 3 में। इसके बाद देखते हैं फिर क्या है आपका डबल यानी कि ओ है, तो ओ इनमें से यानी कि जब डबल ओ है तो दूसरी संख्या भी क्या आएगी डबल में ही आएगी, तो डबल एल आएगी, जैसे इसमें डबल एल है नहीं। ठीक है, तो ये किसमें है सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 आपका ये भी आपका एडवांस मैथ से यानी कि आपका त्रिभुज वगैरह क्षेत्र से संबंधित है। दी गए समकोण त्रिभुज में जहां भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है तो कोस अल्फा और कोट अल्फा का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ये आपको दिया है। ठीक है, 2 भुजा दी है, इसका ट्रिपलेट आपको बताना है। तो ट्रिपलेट निकालने के लिए यदि ये ए है, ये क्या है ए है, ठीक है, तो ये ए हुआ, ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, ये आपकी जो है पाइथागोरस थ्योरम उससे करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर हमको निकालना है, बी यानी कि ए बी, बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 15 225, तो यह हो जाएगा 225 प्लस ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 8 8 64। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का। तो ये कितनी आ जाएगी भुजा 17, ये कितनी आ गई 17। अब हमको निकालना क्या है कोस अल्फा। तो कोस बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 8, तो 8 प्लस आधार कितना है 17, तो 8/17, सॉरी आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा आपका 17 यहाँ पर, और ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 15/17। और इसी प्रकार कोट अल्फा, तो कोट अल्फा बराबर क्या होता है, कोट अल्फा बराबर होता है आपका ये होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 15 प्लस 15/8, तो 15/8, इसका जो एलसीएम लेंगे 17 8 136, तो यह आ जाएगा 136। ठीक है, और ये आ जाएगा 15 8 120 और 15 17 गुणा करेंगे 375 टोटल, तो टोटल कितना आ जाएगा 375। तो 375 बटे कितना आ जाएगा 136, ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में कौन सा शहर यानी कि शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है। तो ये कौन सी है जो यानी कि शहर से संबंधित जिला पंचायत, क्योंकि जिला पंचायत ये ग्रामीण क्षेत्र की होती है, ये शहरी क्षेत्र की नहीं होती। नगर पंचायत आपका शहर में होता है, नगर पालिका शहर में होता है, और नगर निगम शहर में होता है। ग्राम पंचायत यानी कि जिला पंचायत ये कहाँ होते हैं गाँव में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कहा है कि इनमें से कौन सा वाहिक रक्त हृदय है, हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। तो ये कौन सी होती है महाधमनी। तो महाधमनी में क्या होता है शुद्ध रक्त जाता है। कौन सा रक्त जाता है शुद्ध रक्त, जो इनके कहां से इनके फेफड़ों के द्वारा जो रक्त शुद्ध किया जाता है और हृदय से ये पंप किया जाता है और शरीर के अनेक भागों में पहुंचाया जाता है। तो इनको कौन लेकर जाते हैं, लेकर जाती है महाधमनियां। तो महाधमनियां इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कहा कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में तत्व कितने मौजूद थे। जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया तो उस समय यानी कितने तत्वों तक ये मौजूद था, तो ये कितने तक, तो 56 तक। तो 56 इसका राइट आंसर रहेगा। वर्तमान में जो टोटल तत्व है वो आपके 118 है। ठीक है, कितने तत्व 118। क्वेश्चन नंबर 45,
45 में कहा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न भागों को दी गई संख्याओं के व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई है। अब इसने कहा है कि जो आपका यानी कि ग्रामीण है, कौन कौन है, ग्रामीण हो गए, महिलाएं होगी, नियोजित हो गए। जो महिलाएं हैं वो सर्कल में है, और रूरल हो गए जो आपके ग्रामीण हो गए वो कहाँ है आपके यानी कि इसमें है स्क्वायर में, वर्ग में, और जो आपके एम्प्लॉय हुए ये आपके ट्रायंगल में है। तो देखिए ऐसे कितने ग्रामीण महिलाएं हैं जो नियोजित नहीं, नियोजित मतलब एम्प्लॉय नहीं है। तो एम्प्लॉय नहीं है तो यानी कि एम्प्लॉय वाला हम क्या कर देंगे, पोर्शन ही बंद कर देंगे। ठीक है, एम्प्लॉय वाला ये खत्म कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या, ये, और इसने पूछा है कि ऐसे कितने हैं जो ये दोनों काम करते हैं, तो ये भी है और ये भी है, तो ये क्या है 6। तो 6 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि ये आपका पाइप टंकी से संबंधित क्वेश्चन है कि एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में पूरा भर सकता है। तो माना वो टाइप पाइप कितना है, ए है, वो कितने में घंटे में भर सकता है, 15 में। लेकिन टंकी के तल में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में पूरी भरती है। यानी कि कोई पाइप है, यानी कि जो लीकेज है वो बी है, और ए माइनस बी इसको कितने में भरते हैं, 20 में। ठीक है, और टंकी में कोई अन्य प्रवेश निकास नहीं है, खुला नहीं है, तो टंकी के तल के रिसाव द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 60। तो ये कितना होगा, 15 चौका 60 और 20 क्या 60। तो यानी कि ए बराबर कितना है आपका 4 और ए माइनस बी बराबर कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 3। तो जब हम इसमें तो घटाएंगे यानी कि ए से कट जाएगा, बी का मान कितना आएगा हमारा 1 आएगा। तो 1 को भरने में कितना समय लगेगा, इसको 60। तो 60 इसका राइट आंसर है, 60 घंटे इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमको इस वीडियो में यानी कि इस आंसर की में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। तो इसने कहा कि ए बी सी डी और ए पी क्यू आर दो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यानी कि समांतर चतुर्भुज है, सेम है। ठीक है, कोण ए पी क्यू बराबर आपका 100 डिग्री है। कितना है, 100 डिग्री। तो सी डी आर निकालना है, क्या निकालना है, कोण सी डी आर। तो देखिए सी डी आर निकालना है, ये वाला कोण हमको निकालना है, इसमें कौन सा, ये वाला। और हमको दिया कौन सा है, ए पी क्यू। तो ए पी क्यू, तो ये कोण हमको दिया है, ये कितना दिया है। तो देखिए ये कोण बराबर होगा इस कोण के, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, और इन दोनों कोणों का योग बराबर किसके होगा, 180 के। तो कोण सी डी आर प्लस कोण, क्योंकि ये दोनों क्या हुए, बराबर हुए, तो इसको क्या मानेंगे हम, यानी कि क्यू आर डी ये बराबर किसके है, दोनों 180 के। ठीक है, तो कोण सी डी आर प्लस 100 बराबर 180 के। तो कोण सी डी आर बराबर कितना होगा, 100 माइनस 180 बराबर किसके, 80 के। तो 80 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये कोण किसके बराबर आएगा, 80 के। तो 80 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है कि निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें अक्षर भी है, श्रृंखला भी है और संख्या भी है। इनमें ये संख्या भी है, प्रतीक है और आपके अक्षर है। ये श्रृंखला दी है बाएं से दाएं चलने पर। यदि उक्त श्रृंखला के सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में कौन सा बाएं से 7वां होगा। तो हमको क्या हटाना है, संख्या सिर्फ। तो ये संख्या हुई, इनको हटा देंगे और इधर से ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा है कि बाएं से 7वां, तो बाएं से 7वां 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन है, आर। तो आर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49। नीचे दिए कथन और उसके बाद विकल्प में से 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताइए कि कौन सा निष्कर्ष इसका कथन के लिए आधार पर सत्य है। तो कौन सा इसमें सत्य है वो बताना है। तो देखिए इसने कहा है कि एस, देखिए इनको जो करने का तरीका है, यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आप इसको भी कर सकते हैं, बाकी आप अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं। इसने कहा कि एस छोटा है टी से, तो एस छोटा है टी से, और टी छोटा है जी से, तो टी छोटा है जी से, और जी छोटा है किससे, एम से, और एम छोटा है के से, एम छोटा है के से। ठीक है, और के बड़ा है किससे, पी से, और पी बड़ा है ओ से। तो क्या इसमें बताना है कि क्या ओ एस टी बराबर है। तो ओ ये है, एस ये है, टी ये है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। एक दफे टी और ओ बराबर हो सकते हैं,
पर टी और एस बराबर नहीं हो सकते, तो ये तो गलत हुआ। क्या के बड़ा है, यानी कि के बड़ा है ओ से और ओ बड़ा है एस से, तो के बड़ा है ओ से और ओ बड़ा है एस से, ये तो बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये यहाँ पर है और ये वहां पर है। इसके बाद ये भी गलत हुआ। फिर क्या एम बड़ा है पी से, तो एम बड़ा है पी से नहीं, एम बराबर पी के है। फिर इसके बाद पी बड़ा है ओ से, तो पी बड़ा है ओ से, लेकिन ये क्या है, इसके इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, तो के बड़ा है जी से, के बड़ा है जी से, बिल्कुल बात सही है, जी ये है और के ये है। और जी बड़ा है एस से, तो जी ये है और एस ये है। तो ये एक्चुअल में बिल्कुल सही निकल कर आया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है कि अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा और कल्याण एवं संरक्षण के नियम हेतु माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के इनके भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम इनमें से किस वर्ष अधिनियम किया गया, तो ये कब किया गया था, 2007 में। तो 2007 इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, हमने इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं जिसका बेस्ट सोल्यूशन हमने इसमें आपको कराया है, ठीक है। और मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रह सकते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी इनके ग्रुप डी से संबंधित कोई क्वेरी है, यानी कोई आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे आप जरूर कमेंट में करें और उसके संबंध में मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।